तो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इधर लाइट की समस्या के कारण हम थर्ड एपिसोड थोड़ा लेट ले आए हैं, नहीं तो आज मॉर्निंग में मिल जाता। 10th वालों का ये है संसाधन एवं विकास। मैंने 2 एपिसोड ऑलरेडी बना रखा है, इसका थर्ड एपिसोड है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी, इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगी आपको। उस चैप्टर का नाम है आपका वन एवं जीव, समथिंग ऐसे ही है। तो आएंगे उसके बाद हम पढ़ा देंगे, ठीक है। ये थर्ड चैप्टर आज आप लोग कंप्लीट कर लोगे सुन के और नोट डाउन करके। तो इसमें जैसे कि हमने पिछले में पढ़ाया था, आपको क्या क्या पढ़ाया था कि 1 मिनट रुक जाओ, क्या क्या पढ़ाया था हमें। पढ़ाया था उसमें संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार पढ़ाया था। 2 एपिसोड की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसमें पढ़ाया था संसाधन कितने प्रकार हैं, विकास के स्तर पे कितने प्रकार के हैं। तो ये सब आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है। और भी पढ़ाया था कि कौन पर्यावरण के संरक्षण के लिए, संसाधन के संरक्षण के लिए कौन कौन सा सम्मेलन हुआ। एजेंडा 21, रियो सम्मेलन, सतत पोषणीय विकास क्या है, संसाधन का अत्यधिक आवश्यकता काम करने से, यूज़ करने से क्या हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और संसाधन नियोजन क्या है, फिर संसाधन संरक्षण कैसे किया जाता है। तो आज आपका नेक्स्ट है भू संसाधन। बिहार बोर्ड वाले बुक में कुछ अलग बुक है, मैं एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ाता हूँ, ठीक है। बिहार वाले बोर्ड में क्या है ना कि जैसे संसाधन एवं विकास है, उस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, और उसमें इकाई करके उसमें तब दिया हुआ है आपको भू संसाधन, जो आज पढ़ाऊंगा। यानी टॉपिक हर एक चीज़ सेम ही है, बट चैप्टर थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। सो आप इस एनसीईआरटी पूरी फॉलो कर लो। सो आपकी जो भी बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड की जो भी है सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक। कि व्हाट इज भू संसाधन क्या है ये जानेंगे। देखो हम लोग कहाँ रहते हैं, भूमि पर। बहुत सारी क्रियाएं जो भी भूमि पर संपन्न होती है, सब कहाँ होती है। जैसे हम लोग रहते हैं, परिवहन जो आवागमन करती है, मानव जीवन इसी पे संभव है। मनुष्य जो पेड़ पौधे लगते हैं वो भी यहीं पे होती है, कृषि भी यहीं पे होती है, पर्वत यहीं है, मैदान यहीं है, घाटियाँ भी यहीं हैं, हर एक कुछ भूमि पे ही है। तो इसीलिए भूमि एक प्रकार का महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर आज भूमि नहीं होता तो कुछ नहीं होता। भूमि का निर्माण कैसे होता है, भूमि का निर्माण कैसे होता है, तो भूमि का निर्माण होता है, उसका निर्माण में देखो बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, तब जाके भूमि का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे चट्टान जो है ना, चट्टान वो टूटता फूटता है, कहीं भी बारिश आया, कहीं पठार आया, कुछ भी आया, कुछ आपदा आया, तो उससे चट्टान टूटती है। भौतिक और रासायनिक जैविक परिवर्तन होते हैं, उससे क्या होता है ना, उसमें मृदा में वो परिवर्तित होता है, लेकिन बहुत टाइम लगती है। जमीन जो है ना अपना भूमि, वो 3 लेयर में भी कंफर्म नहीं हूँ, सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं मृदा, ठीक है। और जो मृदा बनने की प्रोसेस होती है ना, बहुत धीमी होती है। जैसे कि आप अनवीकरणीय संसाधन पढ़े होंगे कि फिर से हम लोग प्राप्त करते हैं, बट क्या होता है ना कि बहुत देर बाद, बहुत दिन बाद। तो ये एक प्रोसेस जो है ना, इसका निम्न मतलब धीरे से होती है। तो अब पढ़ेंगे कि अभी तक जो हमारा भूमि है, लगभग जो है ना मैदानी भाग कितना % है भूमि पर, तो 43% जो है ना मैदानी भाग है, ठीक। और पर्वतीय क्षेत्र है 30% और 27% है, यानी 43% है आपको मैदानी, ठीक है, और 30% है आपको पर्वतीय। उसके बाद 27% है आपको भूभाग पे पठार हो गया, नदी हो गया, खनिज हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, ये सब, ठीक है। आई होप इतना समझ गए होंगे। अब आपका मतलब उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, मृदा जो बनती है उसमें क्या क्या कारक है जो मृदा निर्माण होती है। एक होता है भू आकृति। अब देखो कहीं भूमि ऊंचा होता है, कहीं नीचा होता है, ठीक है। उच्च ताप होता है, जलवायु चेंज होती है, उससे भी मृदा, हर एक फैक्टर जो है ना ये इम्पोर्टेंट होती है मृदा माने में। जैसे कि हो गया भू आकृति, जलवायु, सेल, तापमान, पवन, वनस्पति, खनिज कण, समय, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे मृदा निर्माण होने वो कारक हैं,
ठीक है। और उसके बाद पढ़ना है हम लोग को मृदा के कार्य, मृदा के प्रकार। तो वो आप लोग को नोट्स दिखा दूंगा, आप तुरंत पढ़ लोगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम लंबा वीडियो करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो हम लोग आप नोट्स ही एक ही बार देख लो, डायरेक्ट यहीं से पढ़ लेते हैं हम लोग। हाँ, इसके नीचे नोट्स हैं अपना, ठीक है। देखिए, भू संसाधन क्या है? हम भूमि पर रहते हैं और आर्थिक रूप से भी इसका प्रयोग करते हैं, इसीलिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी भूमि पे हर एक चीज़ संपन्न होती है, इसीलिए भूमि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना, ये सोर्सेज है मोस्टली। तो इसमें देखो क्या क्या हम लोग संपन्न करते हैं। पेड़ पौधे ही होते हैं, वन जीवन में जैसे बैठा रखा है, ठीक है। मानव जीवन, परिवहन, कृषि। आप सिर्फ नोट्स उतार लो 10th क्लास की, एकदम ईजी है, इसमें समझने की कुछ बात ही नहीं है। बस भू संसाधन क्या है, भूमि बनने के क्या कारक है, भूमि निर्माण कैसे होते हैं, मिट्टी कितने प्रकार हैं, कौन कौन है, कितने तापमान चाहिए कहाँ, और ये मिट्टी में, इस मिट्टी को क्या दूसरा नाम है, जैसे काली मृदा कहते हैं, रेगुल मृदा कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब बस पढ़ना है और कुछ नहीं है, ज़्यादा समझने। पॉलिटिकल साइंस में समझने का होता है। 11th में जाओगे तो 11th का थोड़ा ज्योग्राफी थोड़ा हार्ड है, समझना पड़ता है उसको, ठीक है। उसका देखो मृदा निर्माण कैसे होता है वो भी मैंने बता दिया, मृदा निर्माण के कारक भी बता दिया है। और मृदा के प्रकार देख लो, जलोढ़ मिट्टी, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, ठीक है, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा जिसको रेतीली मृदा बोलते हैं, पर्वतीय मृदा जिसको वन मृदा बोलते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। देखो जलोढ़ मृदा क्या है? ये मृदा सर्वाधिक मृदा है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? इसमें जो है ना ह्यूमस की उपस्थिति होती है, ठीक है, और इसमें ज़्यादा उपजाऊ होता है क्योंकि इसमें ह्यूमस की उपस्थिति होती है, पोटास होती है, फास्फोरस होती है, चूना होता है, हर एक तत्व इसमें काफ़ी मजबूत होते हैं। और जो जो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे, देखें ह्यूमस धीरे धीरे कम होता है, इसमें से कुछ तत्व की कमी होने लगती है, जिससे फिर से उसे सिंचाई करके उर्वरक दे के उर्वरक देने की जरूरत होती है, फिर फसल करते हैं, ठीक है। तो अब देखें, यह मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है, भारत में विस्तृत रूप से पाई जाती है, सबसे ज़्यादा भारत में यही पाई जाती है जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई निक्षेप जब वो बहती है, क्या बहती है, क्या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, तो उसके द्वारा जो कण आती है ना, उससे वो टूट फूट के मृदा बनती है, वो जलोढ़ मृदा है, ठीक है। भारत में लगभग 6.4 हेक्टेयर क्षेत्र पे जलोढ़ मृदा है, ठीक है। और इतना ही आपका नेक्स्ट वाला जो है काली मृदा, इतना ही है भारत के ज़मीन पे। देखो, एक जलोढ़ मृदा में 2 पार्ट में बांटा गया है, एक आपको बांगर, ठीक है, एक आपको खादर, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा। बांगर में क्या होता है ना, इसमें कंकर पत्थर की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। और खादर जो नया होता है, इसमें बांगर की अपेक्षा कंकर पत्थर कम होती है। और खादर में जैसे कि इसमें जो है ना बालू मृदा का मिश्रण भी होता है खादर में, ठीक है, और ये उपजाऊ भी होते हैं, ठीक है। और इसमें देखो क्या क्या उपस्थित होते हैं, पोटास, फास्फोरस, चूना जैसे तत्व मौजूद होते हैं। और प्रमुख फसल तो जरूरी है याद करना, पूछता है जलोढ़ मृदा में, जलोढ़ मृदा का प्रमुख फसल क्या क्या है? गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन। देखो जलोढ़ मृदा में जब ये करोगे ना तो आपको ज़्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें पहले से ह्यूमस होती है, ठीक है, और उसमें हर एक तरह के तत्व जो है ना पहले से मौजूद होते हैं। नेक्स्ट काली मृदा देख सकते हो आप, इसका दूसरा नाम क्या है? रेगुल मृदा, कपासी मृदा भी बोलते हैं। और ये 6.4 हेक्टेयर ये भूमि पर है, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे बोला था, आगे बढ़ते जाओगे तो आपको हर एक चीज़ में कमी आती जाएगी। जैसे तो नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं होता है, पोटास नहीं होता है, ह्यूमस की, ये सब चीज़ की कमी होती है। इससे क्या होता है ना, हम लोग उर्वरक जो है ना, उर्वरक उसका यूज़ करके हम लोग पुनः सिंचाई करते हैं, ठीक है। आई होप आप इसको देख लिए होंगे। और कपास की खेती इसमें सर्वाधिक होती है, ठीक। काली मृदा जो है ना, वो जब लावा फूटती है, लावा मृदा इसको बोलते हैं, जब ज़मीन के अंदर ज़्यादा उष्मा होती है तो लावा फूटती है, उसके बाद बनता है ये, ठीक है। काली मृदा सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। और लेकिन कपास की खेती सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में, ये आप ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा कपास की खेती कहाँ होती है? गुजरात में। और मुख्य फसल कपास, प्याज,
फलों की खेती। तो यहाँ पे काली मृदा में ह्यूमस की कमी, पोटास की कमी, नाइट्रोजन की कमी किससे पूरा करता है? जैसे हम लोग के यहाँ खेत में उर्वरक देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें कुछ उर्वरक तत्वों की कमी होती है जो उर्वरक उसको पूरा करती है। आप समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट आप देख सकते हो लाल एवं पीली मृदा। जहाँ पे बारिश कम होगी वहाँ पे ज़्यादा मिलती है, जैसे 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा ये साल में मापा जाता है। कुछ यंत्र होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि जितना बारिश हुआ इंची टेप लेके जाके माप रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका लाल रंग अग्नीय चट्टानों से में जो होता है ना, लौह धातु के प्रसार से होता है, और इसमें पानी मिला देंगे अगर तो पीला हो जाता है ये मिट्टी, ठीक है। लाल मृदा में अगर जो अग्नीय चट्टान से जो बनती है, अगर उसमें पानी मिला देते हैं तो उसमें क्या होता है, वो पीला बन जाती है। और इसका विस्तार 7.2 करोड़ हेक्टेयर पर है इंडिया में। प्रसार कहाँ कहाँ है देखो, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गोवा में। गोवा सबसे छोटी राज्य है, हाँ सबसे छोटी राज्य गोवा है। जब लगभग में ये आपको 87 में बना था गोवा राज्य लगभग, हाँ। आज़ादी के बाद भी गोवा में जो पुर्तगाली थे वो जाना नहीं चाहते थे, ठीक है। 1961 में भारत सेना ने वहाँ पे सैनिक भेजा और 2 दिन के कार्रवाई में वहाँ से हटा दिया उनको, ठीक है। जय हिंद जय भारत कर दिया, जय राम राम सत्य कर दिया उनका, और चले गए पुर्तगाली अपने गांव यानी अपने देश चले गए। वो हटना ही नहीं चाह रहे थे, वो बोल रहे थे हम लोग बहुत दिन से हैं और हम लोग के यहाँ गोवा में हमारे कोई से जो है ना ब्रिटिश सरकार नहीं आई, तो ये हम लोग का है। तो ऐसे थोड़ी होता है, आप लोग कहीं से आके बस दिए, ट्रेड करने के लिए आया था और यहाँ पे आके बस गया है। जैसे हमारे इंडिया में भी 200 साल से 250 साल तक अंग्रेज शासन करा, आया था ट्रेड करने के पर्पज़ से, लेकिन शासन करके गया क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत थी, ठीक है। प्रमुख फसल आप देख सकते हो इसका लाल एवं पीली मृदा की, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आपका चौथा मृदा है लेटेराइट मृदा, और ये ग्रीक शब्द है, लेटर से बना है। इसका अर्थ होता है ईट। इसमें ज़्यादा, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होती है, वर्षा अधिक होती है, उस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। पता नहीं आज मॉर्निंग से ही थोड़ा वीकनेस लग रहा है, क्योंकि रात में आप लोग का नोट्स मैंने तैयार करा था, फिर लाइट ही कट गई थी, थोड़ा नींद पूरा नहीं हुआ। सो आप लोग का ये कर दूंगा तो फिर रेस्ट करूँगा, ठीक है। तो ह्यूमस की मात्रा जो है ना बहुत कम होती है इसमें, ठीक है। देखो जो हम लोग आगे मृदा में बढ़ते गए, लोट से काली मृदा, काली से लाल, इसमें ह्यूमस की और कमी होती जाती है इससे। और उर्वरक डाल के इसमें, जैसा मैंने बताया था, उर्वरक डाल के इसमें उर्वरकता शक्ति लाई जाती है, फिर पुनः इसमें खेती की जाती है। और देखो ये इसका क्षेत्र में देखो कहाँ कहाँ है, आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। देखो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इस सब यहाँ पे इस लेटेराइट मृदा में क्या क्या खेती की जाती है, चाय एवं कहवा उत्पादन। लेकिन ये कहवा मुझे पता नहीं क्या है, मैं सर्च करके देखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, वैसे आप लोग भी सर्च करके देख लेना। और ये देखो तमिल, आंध्र प्रदेश, केरल, यहाँ पे काजू खेती की जाती है। यहाँ पे लेटेराइट मृदा की भी है, यहाँ पे लेटेराइट मृदा है, मतलब पूर्णता नहीं है, लेटेराइट मृदा कहीं कहीं पे है। तो यहाँ पे काजू होता है, ठीक है। और आपका 5th नंबर देख लो आप, मरुस्थलीय मृदा। ये लाल होता है और भूरा रंग भी होता है इसका, ठीक है। उच्च ताप होता है, उसके कारण क्या होता है ना, ह्यूमस की कमी हो जाती है, नगण्य मात्रा में हो जाती है, जिसको सिंचाई करके उस खेती को बनाया जाता है। और फिर यहाँ पे पुनः आपको चावल, गेहूँ उपजाया जाता है। ये खास करके वेस्ट के तरफ आपको देखने को मिला है। जैसे देखो राजस्थान भी वेस्ट में है, कच्छ जो पहले गुजरात में था, अभी भी गुजरात को ही कच्छ बोलते थे, कच्छ। और हरियाणा भी देख सकते हो आप, पंजाब। पर्वतीय मृदा आप देख सकते हो, जिसको वन मृदा बोलते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में होता है, ठीक है। और नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में भी होती है ये मृदा। ह्यूमस तो होती ही नहीं है इसमें, और इसमें क्या पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में वन पाए जाते हैं। ये ज़्यादा करके यहाँ पहाड़ी मृदा में जो होता है ना, जहाँ पे ह्यूमस नहीं है, कांटेदार वृक्ष होते हैं, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा में भी कांटेदार वृक्ष होते हैं। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला जो आपका चैप्टर है उसमें ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक। तो आप यहाँ तक हो गया है, तो आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ ये रहा,
भूमि निम्नीकरण क्या होता है? भूमि निम्नीकरण का मतलब ये है कि भूमि का जो उपजाऊ है वो खो जाता है। खोने मतलब पूर्णता नहीं खाता, उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है। पहले जितना चावल निकलता था अब उससे कम निकलता है। मान लो इतना ज़मीन है, ठीक है, इसमें जितना चावल पहले निकलता था 2 साल पहले, अब उससे आधा हो गया, फिर धीरे धीरे घट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपना उर्वरकता शक्ति खो रही है किसी कारण बस। और हम ये उपजाऊ जो होती थी हम लोग का, उसमें भी कमी आ रही है, यानी भूमि की उपजाऊ खत्म हो जाती है, ये जो उपज होती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये निम्नीकरण कैसे होता है? वनों की कटाई से। इससे क्या होता है ना कि ऊपरी सतह जो होती है ना भूमि की, वो कट के साथ वो नदी में बह जाती है। फर्स्ट अधिक पशुचारण करते हैं, इससे क्या होता है जो भी घास है और उस पर क्या होता है ना कि जो भी ह्यूमस होती है वो मिट्टी में नहीं जाके वो घास के रूप में जानवरों की जो पशुचारण होती है उसके उसमें चली जाती है। खनन करते हैं हम लोग, तो हो सकता है कि मिट्टी का खनन करे, ठीक है, और जहाँ ह्यूमस है तत्व है वहाँ से मिट्टी कहीं और चला गया, तो वो ये भी हो सकता है खनन की वजह से। ज़्यादा सिंचाई करते हैं उससे बहाव हो जाती है। एक मान लो निम्नीकरण, देखो अगर यहाँ पे जितना यहाँ पे मिट्टी में ह्यूमस चाहिए, खाद सामग्री चाहिए, अगर उससे ज़्यादा भी होता था ये उर्वरक काम नहीं करता। ज़्यादा एक्सेस भी नहीं होता। मान लो 4 रोटी खाना है, खा लेते हैं 8 रोटी, फिर वो भी दिक्कत है। तो कहीं कहीं पे जैसे कि यहाँ का मट्टी यहाँ चला गया, तो भाई यहाँ भी पहले से था, यहाँ का भी ह्यूमस वाला यहाँ चला आया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे भी जो है ना भूमि निम्नीकरण होता है। और उद्योग से धूला निकलते हैं, क्या होता है कि ऊपरी ज़मीन के ऊपरी परत पे बैठ जाती है, जिसके कारण ये भूमि का जो उपजाऊ फसलों की जो उपजाऊ होती है वो कम हो जाती है। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक आपका मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा अपरदन का मतलब होता है कि मृदा कटाव या बहाव। जैसे कि बारिश आती है, आप देखते होंगे कि बारिश के जो पानी है उसके बहाव के साथ मिट्टी जो है ना चलती चली जाती है। तो क्या क्या कारण है? क्या कारण है? पेड़ हम लोग ज़्यादा काटते हैं, ठीक है, इसके कारण है। सिंचाई करते हैं, इसका कारण है। तो भू निम्नीकरण को रोकेंगे कैसे? भू निम्नीकरण जो इसको रोकेंगे कैसे? पेड़ लगाएंगे, ठीक है, पेड़ लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि बारिश होगी और हमारा पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। और अधिक सिंचाई नहीं करेंगे, पशुचारण पे रोक लगाएंगे, प्रदूषण जल नहीं बहाएंगे। और मृदा अपरदन को कैसे रोकेंगे? देखो सीढ़ी नुमा खेती कर देंगे, यहाँ सीढ़ी बना, यहाँ कर दिए, बारिश हुआ, मान लेते हैं इसका मिट्टी कट के इस पे आ गया, इसका मिट्टी कट के इस पे आ गया, सीढ़ी बना के, ठीक है। तो ये एक अच्छी पहलू होगी सीढ़ी नुमा खेत बना के, जहाँ पे भू अपरदन ज़्यादा होती है। पेड़ लगा देंगे ताकि भूमि जो मृदा कट के आती है उसके जड़ से लग कर वो रुक जाए, जब बहाव के साथ आती है तो यहाँ रुक जाए। हल का अच्छा उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम कदम उठा के हम भू अपरदन और भू निम्नीकरण को रोक सकते हैं। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे और हम अपना नोट्स उतार लेंगे, ठीक है। तो हम अगला वीडियो आपका अगले एपिसोड वीडियो लाऊंगा 2nd चैप्टर भूगोल का। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं तो हम ज्योग्राफी स्टार्ट रखेंगे। और जितनी अच्छी रिस्पॉन्स आएगी उतना फास्ट हम पढ़ाएंगे। नहीं तो 12th वालों का मैं रेगुलर कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ बच्चे बने हुए हैं, ठीक है। तब तक बाय, और लॉकडाउन तक आप लोग घर रहें, सुरक्षित रहें। अब मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।